हाय गाइज, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने हिंदी वर्णमाला का सामान्य परिचय किया था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्ण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कल हमने जाना था ध्वनि, अक्षर, पद, वाक्य, शब्द, इन सब की परिभाषा ही हमने देखी। इन सब का अर्थ हमने देखा। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये हमने कल देखा था। अगर कल की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो वो पहले जाकर देखे, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे उसके बाद ही यह समझ में आएगा, उससे आगे का यह चैप्टर है। तो चलिए हम बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। कितने होते हैं? 3। पहला स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। और 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। ये कौन से अयोगवाह होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको ये क्लास में ही याद करवाऊंगी, न कि आपको घर जाने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है कि घर जाकर आपको दोबारा देखना पड़ेगा या फिर आपको रटना पड़ेगा। नहीं, आप क्लास में ही समझे। मैं दोबारा बोलूँ तो आप मेरे साथ बोले, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह 2। 2 कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। फिर है अयोगवाह की प्रकृति गति अवरोधक जैसी होती है, यानी गति अवरोध जैसी होती है। जैसे हम एक गति में बोलते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे कंग, अंग। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम? जैसे बोल रहे हैं अंग, तो ए और उसके बीच में गति हमारी जो हो रही है वो अवरोध यानी रुक रही है। रुक कर फिर हम बोल रहे हैं अंग, ऐसे हम रुक कर बोल रहे हैं। तो अयोगवाह की गति कैसी होती है? अवरोधक होती है। बल्कि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं आ ई, इसमें हम रुक नहीं रहे हैं, हम एक ही श्वास में बोल रहे हैं ए आ ई। लेकिन अयोगवाह हम कैसे बोलेंगे? अंग, अह। तो हम इसके अंदर रुक रहे हैं। गति जो हम जिस गति से बोल रहे हैं उसमें रुकावट उत्पन्न हो रही है। तो अयोगवाह की प्रकृति कैसी होती है? गति अवरोधक जैसी होती है। अब होती है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, यानी बिना किसी अवरोध के बाहर निकले, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो। जैसे ए आ ई ऊ ऊ, इसमें हम ये स्वर बोल रहे हैं, इसमें एक ही स्वर में बोल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो रही। तो हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी अन्य स्वर हम उसकी सहायता नहीं लेते, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है? स्वर है। गिनो देखे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। स्वर कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक है, 11 स्वर हो गए। स्वर समझ में आ गया? किसे कैसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा, ये बिना का ध्यान रखना, अगर रुकावट से आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर बिना का ध्यान, बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी थी? 11। अब व्यंजन हम
कल या परसों की क्लास में पढ़ेंगे हम स्वर का एक एक मूल स्रोत पढ़ते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, या फिर उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से वर्गों में बांटा गया। तो लैंग्वेज आप अच्छे से ध्यान रखें। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से, पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर कितने हैं? 4। संधि स्वर कितने हैं? 7। ध्यान रखना, मूल स्वर कितने हैं? 4 और संधि स्वर कितने हैं? 7। मूल स्वर क्या है? वे स्वर जो अपनी प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं, यानी उन्हें स्वर के आपस में भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप में ही स्वतंत्र रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये क्या है? मूल स्वर है। मूल स्वर कितने हैं? 4। अपने आप में ये क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर यानी संधि यानी मेल यानी जोड़ना। संधि का अर्थ होता है मेल जोड़ना। ये कितने हैं? 7। 2 स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। स्वर मिलके क्या कहलाते हैं? जब 2 स्वर मिल जाते हैं तो संधि यानी उसकी संधि हो जाती है, वो संधि स्वर या संदेश स्वर भी कहते हैं। टोटल कितने हैं? 7। ए प्लस में ए मिलाते हैं तब क्या बनता है? आ, ई जब मिलाते हैं तब ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हैं? 7 स्वर हैं। समझ में आ गया? उत्पत्ति के आधार पर 2 कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल 4 और संधि स्वर 7। फिर है संधि स्वर के 2 उपभेद होते हैं। यहाँ देखो, कन्फ्यूजन मत होना। कन्फ्यूजन आप होते हो वहीं पर मैंने 2 स्लाइड एक जगह एक जैसी लेके आई है कि जहाँ आपका डाउट होता है वो चीज़ें एक ही स्लाइड पर मैटर आ जाए, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मूल स्वर और संधि स्वर, और इसी संधि स्वर के कितने भाग हैं? 2। कितने भाग हैं? 2। इसी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि स्वर। 2 समान स्वरों के ये दीर्घ संधि स्वर कितने हैं? 3। दीर्घ संधि स्वर कितने हैं? 3। 2 समान स्वरों के मेल से बने दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ यानी 2 स्वर, जैसे अ, ये दीर्घ स्वर बन गया आ, ई बन के क्या बन गया? ई, और उ बन के उ बन गया। तो ये कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ संधि स्वर हो गया। समझ में आ गया? संधि स्वर के कितने उपभेद हैं? 2। इसमें दीर्घ संधि स्वर है, जिसमें क्या है कि स्वर और स्वर मिलके क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी 2 स्वर मिलके जब एक स्वर बनता है तो कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। फिर दूसरा है संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं? 3। 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वर संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे आ बन के ए, आ, ए और आ प्लस में ओ बने तो औ, और आ प्लस में औ बने तो औ। ये कितने हो गए संयुक्त संधि स्वर? 4। ए, आई, ओ, औ। और कौन कौन से हैं? ओ और औ। ये 4 हैं। क्या हैं ये? संयुक्त संधि स्वर है। कितने हैं? 4। फिर है, हमने कौन कौन से पढ़ा है? हमने अभी पढ़ा था कौन कौन से? संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर पढ़ लिया हमने, और संयुक्त संधि स्वर पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने उच्चारण काल मात्र के आधार पर पढ़ते हैं कि उच्चारण काल मात्र के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। किसके मात्रा के आधार पर? उच्चारण काल मात्र के आधार पर, कि हम उच्चारण जो करते हैं उस मान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार का। ह्रस्व स्वर यानी छोटा, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। ह्रस्व यानी कम,
ह्रस्व यानी कम। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है, जैसे ए, ई, उ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर है। फिर है दीर्घ स्वर यानी बड़ा। ये कितने हैं? 7। जिन उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगेगा ह्रस्व, उससे ज़्यादा लगेगा दीर्घ और उससे भी ज़्यादा लगेगा तो प्लुप्त स्वर। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर यानी प्लुप्त यानी उछलना, उछलना। जिन उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय दुगुना समय लगे तो बताओ, अगर दुगुना हमें समय लगता है तो कौन सा हो गया? दीर्घ। और अगर तिगुना समय हमें लगता है तो कौन सा हो गया? प्लुप्त। कौन सा हो गया? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त में हमें कितना लगेगा? तिगुना। ह्रस्व में सबसे छोटा है, सबसे कम समय लगेगा। दीर्घ में दुगुना, द से दीर्घ, द से दुगुना दीर्घ में। और प्लुप्त में कितना लगेगा? तिगुना, यानी 3 समय इसमें लगेंगे। जैसे आ, ई, उ। इसके अंदर ओम जोड़ते हैं, जैसे ओम। तो इसमें उछल के हमारी जिह्वा क्या हुई? उछल रही है और इसमें समय भी कम लग रहा है, जैसे ओम। इसके आगे आ के लगे जाते जैसे ओम। तो ऐसे बोल के हमें कितना समय लग रहा है? तिगुना समय लग रहा है। अब प्लुप्त स्वर का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे रोने, गाने, चलने या दूर खड़े व्यक्ति को संबोधन देने के लिए प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे आजा, तो इसमें जो समय लगा, इसके अंदर जो हमें समय लगा, जो कितना ज़्यादा लगा? तिगुना समय लगा। हमने कितनी देर तक बोला आजा, तो आ और जा के अंदर हमें कितना समय बोलने के लिए लग रहा है, इसलिए ये कौन सा स्वर हो गया? प्लुप्त स्वर। इनका प्रयोग कब कब होता है? गाने, रोने, चिल्लाने और दूर खड़े व्यक्ति को संबोधन करने के लिए प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये चिल्लाने हैं। चिल्लाने और दूर खड़े व्यक्ति को संबोधन करने के लिए प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। उच्चारण काल मात्र के आधार पर कितने हो गए? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व में सबसे छोटा, सबसे कम, फिर दीर्घ में द से दीर्घ, द से दुगुना और तीसरे में प्लुप्त स्वर। आ गई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलते हैं कि ये मात्रा गलत है, ये मात्रा सही है। और क्वेश्चन पेपरों में लगता है कि मात्रिक सुधार कीजिए, बल्कि वो गलत आता है। मात्रा और वर्तनी में क्या अंतर है, आप इसे देखें, क्योंकि इस क्लास में आप ग्रामर पढ़ते होंगे लेकिन इसमें कुछ नया मैटर मिलेगा और अच्छे से हर चीज़ का डाउट क्लियर रहेगा आपका, किसी चीज़ का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मात्रा व वर्तनी में क्या अंतर है? उच्चारण में लगने वाले काल मान को मात्रा करते हैं, यानी हमारे उच्चारण में जो समय लगता है, जब हम बोलते हैं तो उसमें जो समय लगता है मात्रा के, जब बोलते हैं उसमें समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? काल मात्रा, यानी काल को मात्रा कहते हैं, जिसे उसमें समय लगता है। जैसे आ, जा, का, ना, कैल। तो इसमें जो समय लग रहा है ना, उसे क्या कहेंगे? मात्रा। फिर जो हम बोलते हैं मात्रा, वो उसे कहते हैं वर्तनी, यानी लिपि। वर्तनी किसी भाषा के शब्दों को वर्णों में प्रकट करने की क्रिया सी है, यानी उससे वर्णों को प्रकट करते हैं। मात्रा का संबंध उच्चारण से है और वर्तनी का संबंध लिपि से है, यानी हम जो बोलने में समय लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और जो लिपि लिखते हैं हम, इकी लगाते हैं, उकी लगाते हैं, तो वर्तनी बोलते हैं, न कि मात्रा। इकी वर्तनी, उकी वर्तनी जल के हम पढ़ते हैं, इकी मात्रा, उकी मात्रा, वो रोंग है, गलत है। इसमें लगने वाले समय को मात्रा कहेंगे और जो लिपि है उसे वर्तनी कहेंगे। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बुकों में और काफ़ी चीज़ों में ये डाउट क्लियर नहीं करते, हम उसके वर्तनी को ही मात्रा पढ़ते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर है नासिका के उपयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला कौन सा? काल मात्रा। अब पढ़ते हैं नासिका के आधार पर।
कितने होते हैं? काल मात्र के आधार पर 3 और नासिका के आधार पर 2। कितने होते हैं नासिका के उपयोग के आधार पर? स्वरों का वर्गीकरण। इसके प्रकार कितने हैं? 2। पहला कौन सा है? अनुनासिक स्वर। कौन सा है? अनुनासिक या सानुनासिक स्वर। क्या है? अनुनासिक या सानुनासिक स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के साथ साथ नासिका विवर, ये मुख है, मुख के साथ साथ नासिका विवर छिद्र से भी बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वे स्वर जो हमारे उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलती जो हवा हमारे साथ निकलती है वो मुख के साथ साथ हमारे नासिक छिद्र से भी बाहर निकलती है, यानी मुख और नासिक छिद्र दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। फिर दूसरा है अन, ये ध्यान रखना, अन वाला, अन अनुनासिक या निरअनुनासिक स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा केवल मुख से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक या निरअनुनासिक स्वर कहते हैं। इन दोनों में आप अंतर कीजिए। कैसे? अनुनासिक या सानुनासिक, यानी अनु है और सानु है, यानी दोनों से साथ निकलेगी, मुख से भी और नाक से भी, नासिका छिद्र से भी बाहर आएगी और मुख से भी, यानी हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा नासिका छिद्र और मुख दोनों से बाहर आती है, तो कौन सी हो गई? अनुनासिक या सानुनासिक। और अगर हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा केवल मुख से, यानी केवल मुख से बाहर आई, एक ही चीज़ होगी इसके अंदर, यानी केवल मुख, दोनों चीज़ नहीं हो रही, इसलिए इसमें अन या निर लग जाएगा। अनुनासिक या निरअनुनासिक स्वर कहते हैं, यानी केवल मुख से जो बाहर निकलती है उसे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, इनको हम ओनली मुख से बाहर निकालते हैं, लेकिन अंग, कंग, आ, ई, इनका क्या करते? ओ, इनको क्या करते हम? मुख से और नाक छिद्र से, मुख से दोनों से बाहर निकलते हैं। जैसे अंग, आप बोल के देखना कि मुख और नाक दोनों से हवा बाहर निकल रही है, तो आप ध्यान रखें कि अनुनासिक के अंदर क्या है? अनुनासिक यानी है किसके अंदर है? फेफड़ों से निकलने वाली हवा नाक के छिद्र से और मुख से दोनों से बाहर निकले तो अनुनासिक, और केवल मुख से निकले तो अनुनासिक या निरअनुनासिक होती है। चलिए फटाफट हम इसका रिवीजन करते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? 3। पहला स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर 11, व्यंजन 13, अयोगवाह 2। फिर है अयोगवाह की प्रति कैसी होती है? गति अवरोधक होती है। स्वर किसे कहते हैं? कि हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के जब बाहर निकलती है तो क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर हमने पढ़ा कितने होते हैं? 11। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2, मूल स्वर और संधि स्वर। फिर आता है संधि स्वर, ये हो गए मूल स्वर और संधि स्वर। और उच्चारण काल मात्र के आधार पर 3 प्रकार के होता है। कौन कौन से? रस, दीर्घ और प्लुप्त। रोने, चिल्लाने और गाने के लिए प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। हमने मात्रा और वर्तनी में अंतर भी देख लिया। फिर आता है हमारे नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनअनुनासिक। आई होप आपके यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जब हम आपका डाउट क्लियर करें। और आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।